ढककर पका रही हो, इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,500 रुपए तक बचाएंगे। मतलब आ गई ना तुम्हारी तरफ से नई साड़ी। बात तो आखिर एक ही है ना बेटा। उबाल आने पर आंच धीमी करें और खाना ढककर पकाएं और सालाना 1,500 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय पीसीआरए इन पब्लिक इंटरेस्ट। नमस्कार, मैं अरविंद आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में खुशियों की अगर हम बात करते हैं तो समझी जा सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे खतरा होता है और पूरे समाज को कहीं ना कहीं से एक दुख का कारण बना देता है। सबसे अहम बात है कि हम उन बीमारियों के प्रति कितने जागरूक हैं। स्वाइन फ्लू एक ऐसा ही नाम है जिसको लेकर आज काफ़ी गंभीर होने की ज़रूरत है। तो अगर आप मानते हैं कि जान है जहान है तो आपको सचेत रहना पड़ेगा, खासकर सावधान रहना पड़ेगा स्वाइन फ्लू से। तो जाहिर है अगर हम सावधान रहने की बात कर रहे हैं तो आपको भी इस गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आप अगर स्वस्थ रहते हैं तो आप अपने आसपास के पूरे माहौल को स्वस्थ रख सकते हैं। घर परिवार की जो जिम्मेदारी होती है उसमें आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सहयोगी हैं, संवाददाता हैं रिद्धिमा सक्सेना। रिद्धिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्वाइन फ्लू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि स्वाइन फ्लू किस तरह की बीमारी है और क्या क्या लक्षण होते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि लोग लगातार मौत के गाल में जा रहे हैं, उसका कारण है स्वाइन फ्लू। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से वो लापरवाही करते होंगे। मोहम्मद उस्मान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लापरवाही है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये अपनी प्रशासनिक विफलता है जी। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, आंध्र प्रदेश। और आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात में पिछले एक महीने में 42 से ज़्यादा की लोगों की मौत हो गई है जी। तो देखो, गुजरात जैसा स्टेट है जो काफ़ी जहाँ विकास हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि वहाँ मेडिकल जो सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वहाँ 42 मौतें एक महीने में होती है तो वो काफ़ी आश्चर्य की बात है। और उसके अलावा दिल्ली में भी उतनी मौतें हुई है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कुल मिलाकर अब देखा जाए तो पिछले जनवरी महीने में 2015 में एक महीने में 100 से ज़्यादा मौतें हुई है। हालांकि इसमें आंकड़ों में थोड़ा बहुत विरोधाभास है, लेकिन 100 के ऊपर मौतें हुई है। तो ये बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े राजनेताओं का या पॉलिटिशियन का इसमें कोई ध्यान है, किसी मंत्री का, क्योंकि वरना इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी मौतें होती है और इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखो, यहाँ दिल्ली में केवल एक राज्य का चुनाव हो रहा है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक चुनावी वातावरण बन गया है और पूरा माहौल चुनावी माहौल बना दिया गया है, सिर्फ एक राज्य। और किसी का ध्यान नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, कितनी मौतें हो रही है, तो और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो बिल्कुल ये प्रशासनिक फेल्योर है। और खास करके उसमें अभी राज्यों को और राज्य के जो आरोग्य मंत्री उसको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और
जिस स्थानिक जो प्रशासनिक जो बॉडी है उसको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो लोग हैं उनको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसके प्रिकॉशन के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं और इस चीज़ से कैसे बचना है। तो ये बिल्कुल आम लोगों की जिम्मेदारी अभी हो गई है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पे या सरकार पे भरोसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो खुद को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस विषय को समझने की कोशिश करें जिसका खतरा लगातार बना हुआ है। रिद्धिमा, आपसे जानना चाहेंगे ये जो खतरा है उससे किस तरह से लोगों को अपने आप को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर है और कई नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जनता तो है ही। बिल्कुल। तो उस्मान जी ने जो अभी कहा उसी के आंकड़ों में एक जोड़ते हुए बात ये बताना चाहूँगी कि 2038 केस अभी तक स्वाइन फ्लू के भारत में 2015 तक आ चुके हैं। तो ये कोई छोटा या मामूली नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस तरह से स्वाइन फ्लू की गिरफ्त में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आशुतोष जी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात पर आपको देना चाहूँगी। तो स्वाइन फ्लू का जो उपाय अभी हम माना जा रहा है, वैसे तो कई उपाय हैं, कई दवाइयाँ उसे रोकने के लिए नहीं, पर अपने उस वक्त जो स्वास्थ्य की हालत होती है उसके सुधार के लिए होती हैं। पर एक वैक्सीन का निजात हुआ है जिससे अभी मध्य प्रदेश में तो ये वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कई लोगों की पहुंच में अभी तक भारत में ये वैक्सीन नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं आगे, कि क्यों इस तरह के बीमारी के लिए वैक्सीन आसानी से नहीं बन पाते। तो ये जो स्वाइन फ्लू है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होती है। इसका एक और स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा सी। तो पूरे भारत भर में H1N1 और H3N2 ऐसे 2 वायरस के स्ट्रेन्स पूरे भारत में अभी पाए जा रहे हैं। और इसका वैक्सीन इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया से बहुत अलग होता है। तो बैक्टीरिया के लिए एक वैक्सीन आराम से बन सकता है क्योंकि बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है वो एक ही जैसा रहता है, पर वायरस में बात दूसरी हो जाती है। वायरस का डीएनए नहीं होता। तो जब वायरस आपके शरीर या किसी भी मरीज के शरीर में जाता है तो वो आपके डीएनए से उसका एक प्रोटीन होता है हीमोएग्लूटिनिन, वो प्रोटीन आपके डीएनए से जोड़ लेता है। तो अब ये वायरस वैसा ही बन जाता है जैसे आपके शरीर में है। तो एक वैक्सीन सिर्फ एक आदमी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह का प्रभाव होता है वायरस का। तो इसलिए जो वैक्सीन अब आई है उस वैक्सीन का नाम HNAV वैक्सीन है। और ये वैक्सीन सिर्फ 1 साल तक चल सकती है, क्योंकि अगले साल इस वायरस का प्रभाव और ये जिस तरह आपके डीएनए में जुड़ेगा उसका पूरा स्ट्रेन अलग बदल चुका होगा। रिद्धिमा, मुझे लगता है यहाँ इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इनके सिम्टम्स बड़े कॉमन है, जैसे खांसना, सर दर्द होना और बुखार आना, बॉडी पेन होना। तो इसके जो सिम्टम्स है एकदम कॉमन, यानी अगर मान लो किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है, बिल्कुल। अगर हो गए तो भी हमें यानी आम आदमी को इसमें पता नहीं चलेगा कि भाई स्वाइन फ्लू है या नहीं है। तो इसके जो सिम्टम्स है उस पर भी बड़ा यानी लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि अभी देखो खांसी और रनिंग नोज और जोड़ों में भी काफी सर दर्द होना हो जाती है। बिल्कुल आशुतोष जी, इनफैक्ट मैं ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि वाकई स्वाइन फ्लू को लेकर जो धारणाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो गंभीरता है, जो खतरे हैं, वो क्या है। स्वाइन फ्लू, जिसका दूसरा नाम H1N1 वायरस भी है, सुअरों से इंसान में प्रवेश करने वाला एक घातक इन्फ्लुएंजा विषाणु है। इस बीमारी की शुरुआत यूरोप और अमेरिका में हुई थी और 2009 में मेक्सिको के जरिए इसका संचलन एशिया में हुआ। 2010 में इस वायरस से भारत के कई हिस्सों में, मुख्यतः मुंबई, पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद में कुल 1833 जानें गई थी। मनुष्यों में स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण ज्वर, गले में खराश, जुकाम, खांसी, सिर व बदन दर्द, जोड़ों में कठोरता, उल्टी, मूर्छा और ठंड लगना आम होते हैं। यह वायरस अक्सर पानी और हवा के जरिए पूरी आबादी में तेजी से फैलता है, जिसके कारण पूरे विश्व में इस बीमारी से ऊंचे स्तर पर महामारी हुई है। 2015 में यह वायरस फिर से एक विषैले रूप में भारत में वापस आया है।
सूत्रों के अनुसार इस बार उत्तरी भारत से फैलते हुए यह जल्द ही मुंबई तक पहुंचना शुरू होगा। हरियाणा में कुल 7, तेलंगाना में 11, गुजरात में 37, राजस्थान में 39 और कुल मिलाकर पूरे भारत में 191 जानें इस साल स्वाइन फ्लू वायरस के घाट उतर चुकी हैं। देश भर में इस तरह के मरीजों में तेजी से वृद्धि होती जा रही है और ये देश भर के लिए एक बढ़ती चिंता का विषय है। लेमन न्यूज से रिधिमा सक्सेना की खास रिपोर्ट। तो बहुत ही गंभीर खतरा है। डॉक्टर शाहिद बरबारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं उसके जो खतरे हैं कहीं ना कहीं से मुंबई को डराने की कोशिश कर रही है, मुंबई तक पहुंच रही है बीमारी। क्या कहेंगे आप, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो इस वक्त पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है जी। आप अगर आपको याद हो 2009 में भी ये सेम स्वाइन फ्लू का ये था, स्केयर था जी। उतनी मात्रा तक अभी तक आया नहीं है मुंबई में जी। ये एक्चुअली एक सादा वायरल इन्फेक्शन है, जैसा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है जी। उसका एक स्ट्रेन रहता है H1N1, वो स्ट्रेन के वजह से ये इन्फेक्शन होता है जी। जनरली ये पिग्स के अंदर मिलता है या पोल्ट्री के अंदर, पिग्स के अंदर, उसके थ्रू जो है ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है जी। और वो जो है जिसका चांसेस ट्रांसमिशन का 1% है जी। अब ह्यूमन ट्रांसमिशन में भी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी का होना, ये जो कॉमनली इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे आपको सर्दी खांसी होती है, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लो तो वो दूसरे को भी स्प्रेड हो जाती है। जैसा छींकने के टाइम पर आपने हाथ मुंह पर रखे ने, स्नीज करने के टाइम पर या जो चीज है वहाँ ही स्नीजिंग कर दी आपने, तो वो दूसरे को फैल सकता है। खांसी और आपकी सर्दी से वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड होता है। तो ये हवा से एक दूसरे को स्प्रेड हो जाता है, सांस लेने से, एक दूसरे का कफ और सर्दी से। तो ये अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो प्रिवेंट हो सकता है। और ये इसका जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो सिर्फ एक से 5% लोगों में होता है। 95% के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आप वो उस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने देखा था कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था। हाँ हाँ। आज की तारीख में अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्या वाकई आज की तारीख में सचेत रहें या फिर खाते रहें? नहीं, देखो ये अगर पहले तो चीज है कि वायरस जो है इस वक्त जो आपके यहाँ बॉम्बे अपने जो इंडिया में आ रहा है, जैसा न्यूज में दिखा रहा है, राजस्थान में, दूसरे स्टेट्स के अंदर और बॉम्बे में फ्यू केसेस हियर एंड देयर जो केसेस मिल रहे हैं, तो ये बर्ड फ्लू के वजह से कि स्वाइन फ्लू, क्योंकि ये स्ट्रेन अलग है। अभी चिकन जो खाने से ये, क्योंकि ये खाने से जो है आप अगर मीट खा लो, ये फूड से नहीं होता है, खाना खाने से नहीं होता है। ये जो है एक्चुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अच्छा। तो ये आप अगर अच्छे से वेल कुक फूड रहेगा, अब अगर वो चिकन हो या आप पोर्क खा रहे हो, तो ये चीजों की वजह से नहीं होता है, वो खाने की वजह से नहीं ये स्प्रेड होता है। जी। यानी कुल मिला के आज की तारीख में हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तो कोई ऐसा डर नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। यही हमारा मकसद है कि एक जागरूकता फैलाएं और लोगों को सचेत रहने की एक भावना मिले। जी जी जी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद उस्मान साहब, हमने सुना कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही करने की ज़रूरत है, और हमारा मकसद भी वो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई खतरा आता है और हमें पहले से पता चल जाता है तो हम सचेत हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई आज की तारीख में इस गंभीरता को हमें समझने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा जागरूक हो, ताकि इस खतरे को हम समय रहते टाल सकें? बिल्कुल, भले ही डॉक्टर साहब ने कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहना होगा। जिस तेज़ी से जो बढ़ रहा है वो एकदम खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि पिछले जो लास्ट टाइम जब आया था तब 2000 तक जाने गई, और अभी एक महीने के अंदर अगर 200 करीब, यानी 191 तक जो जाने गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। और गुजरात जैसे स्टेट में 40 से अधिक मरते हैं, आंध्र में मरते हैं इतने लोग, और सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। 500 के ऊपर आंध्र में एडमिट हुए, उसमें से कुछ 300 के ऊपर जो पॉजिटिव सैंपल मिले हैं। तो ये पूरा एक जो इंडिकेशन है वो एक खतरनाक इंडिकेशन है, उसको हम लोग लाइटली नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसकी चपेट में आते हैं। अभी आंध्र में मैंने देखा कि आंध्र में एक के गीता नाम की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
और उसमें भी स्वाइन फ्लू जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, तो राजस्थान के जो फॉर्मर सीएम थे अशोक गहलोत साहब जी, तो उसमें भी पॉजिटिव मिला स्वाइन फ्लू। तो कहीं ना कहीं हमें इससे लापरवाही बिल्कुल बरतना नहीं होगा। बीमारी आम और खास को तो देखती नहीं। नहीं, वो बराबर है, लेकिन इतने बड़े लोग भी है तो वो भी देखो कहीं ना कहीं ये बीमारी की चपेट में आते तो आम आदमी का क्या होगा। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि फिर आम आदमी का क्या होगा, जो जब मरेंगे एक साथ हजारों की संख्या में, तब जाके क्या प्रशासन जागेगा। तो ये सवाल है कि हमें अभी से लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। इसमें हो सके इतना, अभी देखो मोदी साहब खुद प्रचार कर रहे हैं रैलियों में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये प्रचार करना चाहिए, उनको इसके बारे में चिंता करना चाहिए कि भाई इतने लोग क्यों मर रहे हैं। गुजरात जैसे स्टेट में आज 40 से ज्यादा एक महीने में इतनी बीमारियों के ऊपर जो खतरनाक बीमारियां हैं उन पर झाड़ू लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी आप स्वच्छता अभियान का एक नारा दे सकते हैं और आम आदमी उसमें जुड़ सकता है। लेकिन ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप जो भी करेंगे सलाखों पर। रिद्धिमा, आज की तारीख में अगर हम इच्छा शक्ति जानने की कोशिश करें सरकार की, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती है अस्पतालों को लेकर, उसमें आपको लगता है कि क्या कमी रह जाती है? क्यों, क्या हमारी सरकार सक्षम नहीं है? हमारी सरकार सक्षम है। हमारे यहाँ हर तरह की दवाएं हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का खतरा आता है सामने तो क्या समझा जाए? आशुतोष जी, इस बारे में आपके सामने दो बातें रखना चाहूँगी। पहले तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि पानी या फिर खांसने से एक से दूसरे में फैलता है, इसीलिए बड़ी आबादी में फैलने लग जाता है। एक तक आया, बिल्कुल। तो ऐसा संक्रामक अगर ये इन्फेक्शन है तो सबसे बड़ी बात जो आती है वो होती है हाइजीन, यानी साफ सफाई की। तो अभी आप ही के एक शो में हमने जाना था कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई के तरफ किस तरह से लापरवाही बढ़ती जाती है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा है कि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो एक मरीज से दूसरे मरीज, शायद एक ऐसा भी हो कोई उनके रिलेटिव हो, दोस्त हो, मित्र हो, जो सिर्फ मिलने आए मरीज से, उन्हें भी हो जाए क्योंकि साफ सफाई नहीं है। दूसरी बात जो मैं इस विषय में रखना चाहूँगी वो ये कि अस्पतालों में एक चीज़ होती है कि दवाई पहुंच जाए, पर हमने जैसे कि जाना कि इसका एक वैक्सीन है जो हर किसी को पहुंचाना है, मुहैया कराना ज़रूरी है। तो अगर अस्पतालों में वो वैक्सीन नहीं होगा, और हम जान रहे हैं कई रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास कि सिर्फ मध्य प्रदेश में है, वहाँ से कितने अस्पतालों में पहुँचा, या जहाँ पे हो सकता है क्या बम्बई के अस्पतालों में पहुँच गया है। पैनिक ना करें, पर वो उस दवाई या उस वैक्सीन को सब तक पहुँचा तो दें। हम ये सोचते रहते हैं अभी तो बम्बई में नहीं आया तो अभी आराम से बैठ जब जाए। बारिश आएगी तब छत देखेंगे बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। भारत देखो बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो हमें इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ जब आएगी तब अब हम इसका इलाज करेंगे। अगर जब यहाँ अगर होगी, महामारी होगी, तो ये हजारों की संख्या में, यानी पूरे अस्पतालों में बाढ़ आ जाएगी मरीज की, हजारों की संख्या में। तब मेडिसिन जितनी भी होगी चाहे वो कम पड़ने वाली है। और जिस तेजी से देखो ये उस्मान भाई, आपको एक घटना याद दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में मिस कॉल देने की आदत है, और अगर हम कॉल बैक नहीं करते हैं तो हो सकता है हमने ध्यान नहीं दिया या भूल गए होंगे। लेकिन एक ऐसा भी कंजूस हमने देखा कि उसके घर पे आग लग गई तो उसने फायर ब्रिगेड में भी मिस कॉल दिया, लेकिन नतीजा वही हुआ, उसने मिस कॉल तो दिया लेकिन फायर ब्रिगेड वालों को पता नहीं चला। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम इस बारे में कोई मिस कॉल ना दें और कंफर्म कॉल करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी ज़िंदगी में जो खतरे हैं उससे हम कितना जान पाए हैं, और अगर कोई खतरा है तो उससे हम कैसे निपट पाते हैं। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे NGOs हैं, उनको भी काफ़ी फंड मिलता है ताकि आप देश की सेवा कर सके, भलाई कर सके। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के खतरे आते हैं उस्मान साहब, तो लोग मुंह पे पट्टा लगा लेते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं से एक भावना फैलती है कि चलो यार हम भी कुछ करें। मुझे याद है, बिल्कुल याद है, 2009 में जब ये बीमारी आई, विदेश से बीमारी आई थी, तो पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला कि लोकल बस, लोकल ट्रेन में, यानी ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना। ऐसा नज़ारा हमने कभी बम्बई की ज़िंदगी में देखा नहीं है। और आम आदमी जो जागरूक नागरिक था वो सारे मास्क लगा के घूम रहे थे, और एयरपोर्ट पे तो मानो सारे पैसेंजर्स पूरे मास्क लगा के ही मास्क लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के खतरे से हम किस तरह अपने आप को
जागरूक कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो खतरे हैं उससे पहले ही हमारी मुंबई की जो जनता है वो सचेत हो जाए। आप इस बीमारी को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो इसमें हम बोलना चाहेंगे कि इस बीमारी से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और जो 2-4-5 बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए हर किसी को, तो मैं वो बातें पहले बता दूं। सबसे पहले कि अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, सर्दी खांसी मीन्स ये वायरल इन्फेक्शन है, तो जो नॉर्मल कफ कोल्ड होता है उसी की तरह ये बीमारी होती है। सो अगर वो है तो आप घर पे ही रहें और ज्यादा से ज्यादा पानी फ्लूइड ले, जूस पिए, आराम करे, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा है कि ये बीमारी जो है एक दूसरे के हाथ से या जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक जाने पे फैलती है, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जैसे जो हम लोग हैंडशेक करते हैं उसकी जगह अगर हम नमस्कार करें तो क्या होगा कि एक के हाथ बढ़िया बहुत ही अहम जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। मुंबई में अक्सर हमने देखा है कि हर किसी को हाथ मिलाने की आदत से पड़ गई है। ये हम जरूर लोगों को बताने की कोशिश करें कि इन दिनों जब तक ये खतरा है हाथ ना मिलाए, क्योंकि दिल से दिल मिला हुआ है और हाथ जोड़ के काम चलाएं। करेक्ट। और तीसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मास्क अगर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, बट जब आप छींके तो छींकते समय जो है ना अपना एल्बो मीन्स ये जो हाथ मोड़ करके और दोनों हाथों के बीच में छींके, अगर रुमाल ना भी रहे वो सबसे सुरक्षित है, जिससे क्या होता है कि दूसरे भी बचे रहते हैं और आपका खुद भी जो है हाथ भी गंदा नहीं होगा, ना रुमाल आपका गंदा होगा। और ये काफी इफेक्टिव मेथड है जो कि अमेरिका में भी लोगों ने ट्राई किया था। तो आप जो अपने हाथ के जो है मीन्स वो एल्बो के बीच में छींके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है अगर इसमें ज्यादा रिस्क जो रहता है वो 2 साल से कम के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो ज्यादा सिगरेट या जिनको लंग डिजीज है जैसे COPD जो है वो अगर है, इनको ज्यादा रिस्क, जो डायबिटीज है, तो अगर इन लोगों को अगर इस तरह का लक्षण अगर आ रहा है लाइक सर्दी, बुखार सडन, तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो स्वाइन फ्लू से डरने की बात नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है जितना हम लोगों ने 2009-10 में भी हम लोगों ने देखा है। डॉक्टर साहब ने 2009 में एक न्यूज़ कवर की थी, दही हंडी का जो नज़ारा होता है आपको पता है। दही हंडी में पूरी मुंबई के लोग आए थे और 25 लाख का इनाम था। वहाँ पे जितने भी गोविंदा रहते सबके मुंह पे एक पट्टी थी। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा इसमें कि इसके लक्षण बड़े कॉमन है, यानी जैसा खांसी होना, सर्दी, रनिंग नोज, हेडेक, बॉडी पेन, फीवर, तो ये आम आदमी को हमेशा मतलब इस तरह के जो फ्लू वगैरह होता रहता है, तो मतलब स्पेशली कैसे पता चलेगा कि मुझे स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल फ्लू है या? हाँ देखिए, ये जो है ना, जैसे मैंने सबसे पहले तो कि ये बहुत अगर एक स्वस्थ आदमी के लिए जो है ना ये इतना डेंजरस नहीं है। अगर स्वाइन फ्लू होता ही है, बहुत लोगों को होता है और चला भी जाता है, पता ही नहीं चलता है। मैंने जो बताया ना कि 2 साल से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जो ज्यादा ओवीज हैं, डायबिटिक हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं या जिनको फेफड़े की बीमारी है, इन लोगों को अगर हो रहा है या अगर आपके आस पड़ोस में किसी को हुआ है कंफर्म केस ऑफ स्वाइन फ्लू, या आपके घर में अगर कोई इस तरह का केस है, तब जो है आपको ज्यादा ये चौकन्ना रहने की जरूरत है। अदरवाइज आप को अगर शक होता है, आप रेस्ट करें, 1-2 दिन ले, ये नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही रहता है। 1-2 दिन में रेस्ट करने से और अपने को हाइड्रेटेड रखने से, मीन्स ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, उससे ही वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ये 1-2 दिन बाद भी आपको लग रहा है कि रुक नहीं रहा है या ज्यादा सीरियस हो जा रहा है, तब डेफिनेटली आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज आपने सही पूछा कि शुरू के लक्षणों से तो बिल्कुल भी बताना मुश्किल है कि किसी को स्वाइन फ्लू है। इसी कारण 2009 में जो है वो चूंकि पहली बार थे तो सब लोग घबरा करके सारे लोग हॉस्पिटल में ही जो है 2-2 हजार लोग, और लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे। एक सवाल और आपसे अंत में जानना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में, रिधिमा आप पूछिए।
डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है जिसके बारे में काफ़ी बात चल रही है, कहा जाता है वो सिर्फ 50 से 80% तक ही प्रभाव देता है, तो इस वैक्सीन का भारत में आना या होना या इसे किस उम्र तक बच्चों को लगाना चाहिए वो जानना चाहेंगे। एक्चुअली देखिए, फ्रैंकली वैक्सीन के बारे में जो है ना, अभी कंक्रीट ये कि काफी इफेक्टिव है या यूज, ऐसा अभी डाटा उतना ज्यादा है नहीं। इनफैक्ट मैं बता दूं, मैंने केएम अस्पताल मुंबई से पढ़ाई की थी, वहां पे डॉक्टरों के लिए भी जो है 2010 में वैक्सीन आया, बट 15 दिन तक हम लोगों ने वैक्सीन रखा और केवल एक सिस्टर ने वैक्सीन लगवाया था। सो मेरे ख्याल से वैक्सीन पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आप अगर नॉर्मल जो ये सब बचाव है वो करें और अपना ख्याल रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जो विटामिन सी में रिच जो ये है, लाइक विटामिन सी टैबलेट भी खा सकते हैं, आंवला, ऑरेंज, ये सब लें तो ये काफी होगा। वैक्सीन का ऐसा है कि वैक्सीन का अभी सेफ्टी जो है पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से कुछ नुकसान भी होते हैं। और आपको पता होगा, एक डिस्कशन ये भी चला था कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो अपनी दवाई जो है टेमीफ्लू और वैक्सीन वो बेचने के चक्कर में भी जो है ना, स्वाइन फ्लू का जो है हाई तौबा काफी ज्यादा मचाया गया। तो इसलिए हम पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं बहुत ज्यादा वैक्सीन को तो प्रमोट नहीं करना चाहूँ, क्योंकि इस तरह के फ्लू जो हैं वो अक्सर हर 2-4 साल पे कोई ना कोई नया आता रहता है। तो इसमें वैक्सीन के बारे में 100% कुछ कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल, तो जल्दीबाजी होगी। डॉक्टर रविकांत सिंह जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और निश्चित रूप से हम आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे लोगों को कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम समय है, एक प्रतिक्रिया आप दोनों से चाहेंगे। डॉक्टर उस्मान, आप मोहम्मद उस्मान साहब आप बताइए। आशुतोष जी, देखो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसके जो सिम्टम्स है, यानी इसके जो लक्षण है बड़े कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। इसे आसानी से पता नहीं चलेगा कि हमें स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन तो इसे आम आदमी को बिल्कुल एक साफ़ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आसपास कोई इस तरह का मरीज है या नहीं है इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा, और लोगों को संपूर्ण रूप से खुद के प्रयासों से ही यहाँ सर्वाइव होना पड़ेगा या उस पर वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही, कोई इतना अभियान नहीं चलाया जा रहा है, और डे बाय डे द सिचुएशन पूरी वर्स्ट होती जा रही है। देखो मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। इतना कहीं ना कहीं से इस पूरे गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। वक्त की कमी है, इसलिए हम चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान, और बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धिमा आपका भी। तो ज़िंदगी में हम हमेशा खाने पीने की बात करते हैं, लेकिन खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या खाएं और कितना साफ़ सुथरा रखते हैं हम अपने आसपास के वातावरण को। तो अगर आप स्वाइन फ्लू को खतरे को महसूस करना चाहते हैं तो आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप सीधे सीधे अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है, और स्वाइन फ्लू से सावधान करना ही लोगों को हमारा मकसद है। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए इन पब्लिक इंटरेस्ट।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. हटो, खाना बनाने दो। जाओ। मैं तो सिर्फ थैंक यू कहना आया हूँ। क्यों? अपनी नई घड़ी के लिए। घड़ी? आपने दाल चावल को पकाने से पहले भिगोया? हाँ। और आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर रही हो? हाँ।